Hey very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों. This is actually third part of subject of agreement. मुझे आशा है कि आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लिया हो. अगर जब तक आप उस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छे से नहीं देखोगे दोस्तों, इस पार्ट में मैं तमाम प्रकार की एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, जिससे आपको एक प्रकार से एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से एग्जाम में आपकी एरर आती है. राइट, अगर आप आज के जो क्वेश्चन अगर आपने बाखूबी और अच्छे से अगर सॉल्व कर लिया ना दोस्तों, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. राइट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग तमाम प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, जितने भी कीवर्ड्स पढ़े हम लोगों ने. राइट, किन किन शब्दों से एरर आ सकती है, किन किन नाउन से एरर आ सकती है, उन्हीं के ऊपर बेस्ट आज मैं तमाम प्रकार की आपको एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूंगा. राइट, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. बंद. ओके गाइस, तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपने वो दो वीडियो देखे हैं तभी ये एक्सरसाइज को सोल्व कर पाओगे. राइट, अगर उन दो वीडियो में मैंने तमाम प्रकार के सब्जेक्ट को क्लियर कराने की कोशिश की और आपको ये बताने की कोशिश की कि किन किन सब्जेक्ट साथ में कौन कौन सी वर्ब आएगी. राइट, अगर आपने वो अच्छे से अगर वो वीडियो देखे हैं दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज आप आराम से सोल्व कर लोगे. और वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ सब्जेक्ट और मैं मेंशन नहीं कर पाया था उसमें, वो एक्सरसाइज के माध्यम से आपको मैं क्लियर करा दूंगा. राइट दोस्तों, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए एक्सरसाइज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से एग्जाम में इस तरीके से आपको एरर आएगी और आपको क्या करना है. देखो, अगर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे. अगर नहीं है तो पूरे क्वेश्चन में आप उलझ जाओगे. तो आज शुरू करते हैं. समझने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ चलना दोस्तों. पेन और कॉपी लेकर नोटबुक लेके बैठना है, आपको देखना नहीं है. पेन और नोटबुक आपके हाथ में होना, ठीक है, और मेरे साथ साथ चलते हैं. चलो मेरे साथ आपको चलना है. क्लियर. चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे. Neither of them, sentence है, neither of them are going to attend the party on 10th of October. No error. मतलब उनमें से कोई भी पार्टी को अटेंड करने नहीं जा रहा, जो कब हो रही है, 10th of October को हो रही है. राइट, समझने की कोशिश करते हैं इसमें कहां पर एरर है. जैसे मैंने आपको बताया था, neither of, ऑफ के बाद में हमेशा जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा. अब ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या, देम. देम आपका ऑब्जेक्ट है. अब ये आपकी वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, नीदर. और जैसे मैंने आपको बताया था, नीदर क्या दिखाता है, दो में से जीरो को दिखाता है और हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके आने वाली रिजल्टिंग वर्ब भी क्या है दोस्तों, सिंगुलर. तो कितनी कॉमन एरर थी, एक नजर में उसको पहचान सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो नीदर के साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखी जाएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आती है. ठीक है ना. तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिखा जाएगा दोस्तों, इसका प्रयोग करना पड़ेगा. बाकी कोई एरर नहीं आपके सेंटेंस में. क्लियर. तो neither of them is going to attend the party on 10th October. No error. जिन बच्चों को समझ नहीं आया, जिन मेरे दोस्तों को समझ नहीं आया, एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा. neither, either, each, every, ये तमाम प्रकार के शब्दों के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी. क्लियर. तो neither of them मतलब उनमें से कोई नहीं, ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को कोई अधिकार नहीं इज, आर, वाज, वर लेने का. अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, नीदर. नीदर यहाँ पर क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट. आने वाली वर्ब भी क्या होगी, नीदर सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल. आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. चलिए सेकंड क्वेश्चन, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. क्या समझ आ रहा है आपको, कोशिश करो. टेक योर टाइम, यू हैव ओनली 1 मिनट टू सॉल्व दिस सेकंड वन. कोशिश करो सॉल्व करने की. चलिए, तो लाइव क्लास नहीं है तो और भी मजा आती है. आप कमेंट करते हो, मुझे समझ में आया था कितने बच्चे सॉल्व कर पाए. राइट, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. सेंटेंस है मेरा, he walked 5 miles which are really a great distance. ठीक है ना. for a man like him who is not only old but also ill. मतलब 5 किलोमीटर चलना एक लंबी डिस्टेंस है जो उसके लिए प्रेफरेबल नहीं है. वो उस तरीके मतलब है, वो ना सिर्फ बूढ़ा है बल्कि बीमार भी है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब 5 किलोमीटर चलना. तो ये तो सेंटेंस हो गया. अब आप मुझे बताओ सेंटेंस में आपको गलती क्या नजर आ रही है दोस्तों. बहुत यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट होगा जो मैं आपको दो वीडियो में क्लियर नहीं करा पाया. जैसे मैंने आपको कुछ बोला था कि कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनको मैं आपको एक्सरसाइज के माध्यम से क्लियर कराऊंगा. राइट, तो यहाँ पर आपका देखो, he walked 5 mile, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, और ये 5 माइल से क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है. ठीक है. अब मैंने आपको, अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े तो याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन वह शब्द होता है जो अपने पिछले शब्द के लिए काम करता है. इस ही की वर्ब क्या है, वॉक्ड, और इसका ऑब्जेक्ट 5 माइल है. लेकिन जो विच मैंने प्रयोग किया वो किसके लिए प्रयोग किया, 5 माइल्स के लिए प्रयोग किया. राइट, तो विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ,
5 माइल्स के लिए। अब जहां पर जो भी वर्ब आएगी वो विच के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, राइट। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है तो वहां पर एक शब्द मैंने बताया था who, whom, which, that, what, ये तमाम प्रकार के जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने एंटीसीडेंट के लिए काम करते हैं। एंटीसीडेंट वह पिछला शब्द जिसके लिए which, whom, what, where ये सब इस्तेमाल हुए। तो which से पहले वाला शब्द क्या है? माइल्स। which किसके बारे में जानकारी दे रहा है? माइल्स के बारे में। तो याद रखना 5 माइल्स, 10 माइल्स, 20 माइल्स। जब इस तरीके से कोई नाउन आता है तो वो एक यूनिटी को शो करता है, यूनिट को शो करता है, नॉट यूनिटी, यूनिट को शो करता है। तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होती है, आने वाली वर्ब भी क्या होगी? हमेशा सिंगुलर। क्लियर? तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई, याद रखना। अब इसके देखो, इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो, अगर आपको ऐसा लिखा रहे और इस तरीके से लिखा रहे 10,000, क्या लिखा है? 10,000 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से लिखा है 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, तब भी वर्ब आपके हमेशा सिंगुलर आती है, क्योंकि ये क्या बनाता है? एक सम अमाउंट बना रहा है। 10,000 एक सम अमाउंट है, एक ग्रुप के तौर पे आप ले सकते हो, एक सम अमाउंट है और आने वाली वर्ब भी हमेशा इनके साथ में क्या होती है? सिंगुलर होती है, ठीक है ना। आप एक चीज और याद रख सकते हो, जो चीजें पीरियड ऑफ टाइम दिखाएं, जो चीजें पीरियड ऑफ टाइम दिखाएं, जो चीजें डिस्टेंस दिखाएं, ठीक है ना, जो चीजें अमाउंट बताएं, उनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। आगे कुछ पाओगे ऐसी एक्सरसाइज जहां पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। फिलहाल अगेन आई वुड से समझ आया 5 माइल्स आपका मेन सब्जेक्ट है, जो बीच 5 माइल्स के बारे में क्या दे रहा है? जानकारी दे रहा है। अभी जो वर्ब आएगी इन तीनों को अकॉर्डिंग आएगी। भाई ये शब्द क्या कर रहा है? इसके लिए काम कर रहा है। अब ये क्या है? यूनिट है जो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी आगे वाली? सिंगुलर। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बाकी कोई एरर नहीं आगे वाले सेंटेंस, राइट। अगला है हमारा सेंटेंस दोस्तों, ईदर माय कलीज और अ पोएम। सॉरी, यहाँ पर पीएन लिखा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, ठीक है ना। पीएन आप जानते हो क्या होता है? चपरासी को हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर पीएन कर लेना, राइट। मैंने उसको रेड कर दिया, आप कुछ ये मत समझ जाना ये गलती है, इसको आप कर लो पीएन, पी, हाँ जी। इसको कुछ लोग पियोन प्रोनाउंस करते हैं, मैं इसको पीएन प्रोनाउंस करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल ब्रिटिश इंग्लिश में पीएन ही बोला जाता है। अमेरिकन में आप पियोन कर सकते हो, अगर आप स्पोकन बोल रहे हो तो पियोन आपके लिए सही है, लेकिन रिटन इंग्लिश कर रहे हो तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। चलिए, ईदर माय कलीज और अ पियन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे, नो एरर। क्या लग रहा है आपको इसमें गलती क्या है? जब भी आपका सेंटेंस ईदर से स्टार्ट हो, नीदर से स्टार्ट हो, आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ये बातें क्लियर हो गई। लेकिन जब ईदर के साथ और आए, नीदर के साथ नोर आए, तब आपको जो सब्जेक्ट है किसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा? और के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? और। याद रखना, ईदर और जब ये कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो सेंटेंस में, कंजंक्शन क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो सेंटेंस को क्या करता है? जोड़ता है। जब ईदर के साथ और आए सेंटेंस में और आपको कहा जाए कि भाई इसमें से इज, एम, आर में से सही वर्ब को चूज करो, तो याद रखना जो वर्ब चूज की जाएगी वो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी। ईदर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब बताओ और के बाद वाले सब्जेक्ट कितने हैं? एक है। अब पीएम एक है, तो आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी दोस्तों? सिंगुलर इज। समझ आ गया? ठीक है। तो मैंने शायद ईदर और जोड़े में नहीं बताया था, एक प्रकार से सेपरेट बताया था। अगर ईदर आता है, नीदर आता है, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन ईदर के साथ और आ जाए, नीदर के साथ नोर आ जाए, तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझने की कोशिश करो दोस्तों। आपको क्या लग रहा है इसमें गलती क्या है? यू कैन टेक योर टाइम, यू हैव ओनली 1 मिनट और 2 मिनट। पहला सेंटेंस को देखने की कोशिश करो, देखो इसमें गलती क्या है दोस्तों। फिर बोल रहा दोस्तों, इतनी एक्सरसाइज अगर आपने सॉल्व कर ली ना, तो सब्जेक्ट अग्रीमेंट का जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा, राइट। क्योंकि बार बार अगर ये एक्सरसाइज में वो तमाम प्रकार के कीवर्ड अगर अपेयर हो रहे हैं जो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में समझाए थे, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा इनको सॉल्व करने में, राइट। चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, टाइड आपको पता है क्या होती है? आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंसेस, नो एरर। क्या लग रहा है इसमें गलती क्या है? जो गिरना, जो उतार चढ़ाव, जो गिरना होता है, ठीक है ना। देखो आप ये देखो, सेंटेंस की शुरुआत में लिखा राइज एंड फॉल।
राइज एंड फॉल क्या होता है? बढ़ना और घटना, बढ़ना और गिरना, चढ़ना या गिरना, ऐसा राइज एंड फॉल होता है ना। राइज एंड फॉल जीवन में आते रहते हैं। तो टाइड के जो राइज एंड फॉल है वो किस वजह से हो रहा है? वो लूनर इन्फ्लुएंसेस के कारण क्या हो रहा है? टाइड में राइज एंड फॉल हो रहा है, राइट। अब मैंने आपको बताया था जब दो नाउन ऐसे आए जो समान भाव रखते हैं, जो दो नाउन ऐसे आए जो समान भाव रखते हैं और अगर वो एंड से जुड़े हो तो हमेशा उसके साथ में आने वाली वर्ब क्या है? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर ये देखो, एक तो बढ़ना होता है और एक क्या होता है? गिरना हो रहा है। यहाँ पर एक तो बढ़ रहा है, गिर रहा है, लेकिन ये समान भाव नहीं रख रहे। अगर दोनों ही बढ़ते चले जाते हैं तो समान भाव रख रहे हैं। अब ये दोनों अलग अलग नाउन है, लेकिन एक नाउन से पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो तो एंड के बाद आने वाला नाउन भी उसी के लिए इस्तेमाल होगा। यह हम लोगों ने पढ़ा था। अगर किसी नाउन से पहले आर्टिकल द आ जाए और एंड से कोई दूसरा नाउन जुड़ा हो तो वो जो एंड से जुड़ने वाला जो नाउन है वो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, द राइज एंड फॉल, ठीक है ना। अब जब ये दोनों चीजें एक ही सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। ये क्या है दोस्तों? आपकी प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ये क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट कभी इज जमा नहीं लेगा। अब आर को कट के क्या होना पड़ेगा दोस्तों? इज होना पड़ेगा। यही एक कॉमन एरर थी इसमें। तो जो करेक्ट सेंटेंस है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंसेस, नो एरर। क्लियर? अब कोई एरर नहीं, सेंटेंस समझ गए होंगे आई होप। चलिए तो दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। मेनी अ मैन हैव सकम्ड टू हिज टेम्पटेशन। तो कई जो आदमी हैं वो अपनी जो टेम्पटेशन है, टेम्प्ट क्या होता है? लुभाना, और टेम्पटेशन क्या होता है? वो प्रवृत्ति जिससे वो बार बार क्या होते हैं? उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं। तो वो अपनी जो ये प्रवृत्ति इससे क्या हो गया? सकम्ड हो गए। मतलब एक प्रकार से उसके सामने एक प्रकार से नतमस्तक हो गए, मतलब घुटने के बल झुक गए। सकम्ड एक प्रकार से हार गए, ठीक है ना। तो उनकी जो प्रवृत्ति है टेम्पटेशन की, उसके सामने वो क्या हो गए? कई लोग क्या हो गए? हार गए। तो आप मुझे बताओ इस एरर में आपको गलती कहाँ नजर आ रही है? देखो मैंने आपको कहा था मेनी के बाद अगर आर्टिकल ए और एन दिया रहे कोई नाउन से पहले, मेनी के बाद अगर कोई आर्टिकल आ जाए, मान लो देखो इसमें ऐसी गलती भी हो सकती है। अगर इस तरीके से आता है मेनी मैन, ठीक है ना, मेनी मैन, मैन के बाद में नाउन प्लूरल आ सकता है, तो ये वर्ब यहाँ पर इस तरीके से सही थी, ठीक है ना। लेकिन मेनी के बाद तुरंत कोई आर्टिकल रख दिया जाए, नाउन से पहले कोई आर्टिकल ए रख दिया जाए, तो आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगल हो जाएगी। क्योंकि आर्टिकल ए क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर वर्ब को अलग अलग कर रहा है। मेनी हमें मतलब कई लोग जो होते हैं एक एक करके आर्टिकल ए क्या कर रहा है? हालांकि वो एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल ए लगने के कारण वर्ब भी हमारी क्या आएगी दोस्तों? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ली जाएगी। मीनिंग वही है, कई लोग में मतलब हर एक व्यक्ति, मेन मतलब कई लोग, एक एक करके कई लोग, है ना, उनकी बात हो रही है। अगर मान लो ए आर्टिकल रह दो तो क्या बोलते हो आप? मेनी मेन आर सकम टू, तो कई लोग। तो यहाँ पर भी आर्टिकल क्या कर रहा है? सबको अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। तो आर्टिकल ए लगने से सिंगुलर बन जाता है, तो आने वाली वर्ब भी हमारी क्या है? सिंगुलर। विशेष तौर पे याद रखना मेनी के बाद में अगर आर्टिकल दिया है ए या एन तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। वैसा मेनी आपका प्लूरल नाउन है। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था वैसे मेनी के बाद में आने वाला जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन आर्टिकल ए रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं सिंगुलर बिहेव करता है, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी उसके साथ? सिंगुलर होगी। चलिए थर्ड वन देख लो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड सेंटेंस देखें। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेज, क्या बोल रहा है वो? हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ठीक है ना, विदाउट सम इफेक्ट। अब ये बोल रहा है वो जो इंट्रोडक्शन है, किसका इंट्रोडक्शन है? कॉफी, टी एंड सच अदर्स बेवरेज। बेवरेज वही होता है पेय पदार्थ जो हम लोग पीते हैं जनरली, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं बेवरेज। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, आप तो आप ये सीधा लगाओ, ये आपकी प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का पूरा गांव वहां ये पूरा क्या लिखा दोस्तों? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब बनेगा सब्जेक्ट कौन? सब्जेक्ट अब बनना पड़ेगा इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन आपका सिंगुलर नाउन है, आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। बस कुछ नहीं है, नजर मारना आपको। प्रेपोजिशन का बाद वाला पार्ट जनरली आपकी हेल्पिंग में मेन वर्ब नहीं लेगा, उसके पहले वाला जो शब्द यूज होगा वही आपका सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सेंटेंस देखते हैं। द न्यूअर टाइप्स ऑफ, कुछ नहीं करना, ये समझना ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के हमेशा क्या होते हैं दोस्तों?
ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट कभी भी हेल्पिंग वर्ब मेन में नहीं लेगा। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, द न्यूअर टाइप्स, एक सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है एक चीज को, तो आने वाली वर्ब क्या आ जाएगी, यहाँ पर वॉश की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, वॉशेस। समझ गए? तो इस तरीके से कॉमन एरर सेंटेंसेस में थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप मुझे लगता है आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर कुछ नए आपने मेथड भी सीखी हुई, कुछ अगर नया सब्जेक्ट है जैसे जो 2 वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वैसा अगर कोई शब्द आता है जिससे 2 नाउन जुड़े हैं या नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए दोस्तों। क्लियर? चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और कुछ एग्जाम्पल और लिखना चाहूँगा। ओके गाइस, सो लेट्स हैव ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज, और समझने की कोशिश करते हैं इन सब सेंटेंसेस में गलतियां कहाँ हो सकती हैं। तो पहला सेंटेंस आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, और लास्ट नो एरर। आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में गलती कहां पर है? क्या लगता है दोस्तों कि इस सेंटेंस में गलती कहां पर है? बताएं। बहुत कॉमन सी मिस्टेक है। मैंने क्या कहा था, ईच ऑफ के बाद में जो भी आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, वो प्रेपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, तो ये आप ये पूरा का पूरा क्या ले लो, ये ऑब्जेक्ट ले लो। अब इस वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, अब ये तो पूरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, ईच को सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू, क्या है यहाँ पर वर्ब, हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। क्या लग रहा है? देखो ईच आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो वर्ब आपकी सही है सिंगुलर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, वर्ब सही लगी आपकी। चलो आगे देखते हैं क्या है। हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। मुझे इस सेंटेंस में गलती आपको कहाँ लग रही है? देखो अगर ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब हर एक बच्चा एक एक करके उनको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा उनका सेमेस्टर पेपर, तो यहाँ पर क्या लिखा, देयर। देयर किनके लिए है, उन एक एक बच्चों के लिए है। किसके लिए इस्तेमाल हुआ, एक एक बच्चों के लिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट, इनमें से हर एक एक की बात हो रही तो सिंगुलर है, हैज टू, हैज लगा है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर देयर नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा जाएगा हीज, क्योंकि हर एक की बात करूंगा तो वॉइस क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे, तो वॉइस के लिए क्या लिखा जाता है, हीज। तो करेक्शन ये हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप हीज ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। समझ गए? कितना कॉमन चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों, बारीकी से सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये वाला देख रहे हैं, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। समझ में आएगा? तो सेक्रेटरी और जो प्रिंसिपल है वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो एक प्रकार की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल उसको अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, मतलब अटेंड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सेंटेंस में गलती कहाँ है? मैंने क्या बोला था आपको, जब एंड से अगर 2 नाउन जुड़े रहे, एंड से अगर 2 नाउन जुड़े रहे, पहले नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगा हो, तो वो दोनों नाउन किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतने जब हम समझ में आ गया कि एक व्यक्ति के लिए जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल है वही क्या है दोस्तों, सेक्रेटरी। क्लियर होगा? तो सेक्रेटरी का ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का इतना ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना है। अब इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये सिंगुलर, तो आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, इज अटेंडिंग, दैट इज एक्चुअली करेक्ट ग्रामेटिकल। इसमें आप एरर थी तो मैं मार्क कर चुका हूँ। समझ गया दोस्तों? आइडिया लग रहा है किस तरीके से एरर आ सकती है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। ओके, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ठीक है ना, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस का नॉलेज होना जरूरी है एग्जाम को पास करने के लिए। क्या लग रहा है आपको, क्या गलती है? देख लेते हैं। मुझे तो भैया मेरे प्रेपोजिशन समझ में आए, सबसे पहले तो मैं यही पकड़ता हूँ, उसके बाद में इतना प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे लगता है कि ऑफ के बाद वाला हिस्सा इसके लिए नहीं है। अब जो भी सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा,
ये रहा आपका सब्जेक्ट। नॉलेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ज्ञान को गिन नहीं सकते हो आप, तो वो वहाँ पर इज सही लगी है। तो इस नॉलेज के लिए जो इज लगा बिल्कुल करेक्ट है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर द एग्जामिनेशन, तो भैया हर बार गलती ऐसी नहीं होगी, कहीं कहीं ऐसा जाएगा सेंटेंस ही करेक्ट दे दिया जाएगा आपको और बोलेंगे बताओ गलती बताओ। क्या गलती है भाई, नॉलेज के लिए इज लगा है, बाकी सेंटेंस में कोई गलती नजर नहीं आ रही, सेंटेंस एकदम करेक्ट है आपका। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हॉट, अ कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर नोवेयर। ठीक है, क्या लग रहा है आपको इस सेंटेंस में गलती कहाँ है? देखो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एकदम रिजम्बल है, तो आप थोड़ा सा फोर्स करने की कोशिश करो। आपको क्या लग रहा है सेंटेंस में गलती कहाँ नजर आ रही है? अ हॉट, अ कोल्ड, जब यदि कोई सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़े हो, यहाँ पर एंड में लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर एंड लिखना भूल गया हूँ। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल ए आ जाए या आर्टिकल द आ जाए तो दो अलग अलग नाउन हो जाते हैं, तो वर्ब भी आने वाली क्या हो जाएगी? प्लूरल होगी। सॉरी, वर्ब भी आने वाली क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर प्लूरल होगी। तो वर्ब यहाँ पर पहले से सही लगी थी, सॉरी फॉर दैट। तो वर्ब वहाँ पर पहले से सही लगा था, इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है दोस्तों, एकदम सेंटेंस पूरा करेक्ट है। ठीक है ना, दो नाउन अगर आर्टिकल ए से जुड़े रहे तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी दोस्तों? प्लूरल हो। समझ गए? अरे समझ में आया नहीं? चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। ओके गाइस, क्या लग रहा है आपको इसमें गलती क्या है? क्या लग रहा है दोस्तों इन सेंटेंसेस में आपको गलती क्या नजर आ रही है? बहुत आसान है, समझने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन है आपका, ईदर ऑफ द रोड। तो ध्यान से समझ रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज आपको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ईदर आपको पता है, ईदर ऑफ द रोड लीड्स टू द पार्क नोएरा। ठीक है, ईदर आपका देखो ये तो प्रेपोजिशन हो गई है, प्रेपोजिशन में ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब जो भी होगा सब्जेक्ट कौन लेगा? ईदर। तो इस अनुसार ईदर ऑफ द रोड लीड्स टू द पार्क, सेंटेंस में कोई गलती नजर नहीं आ रही। सही है ना, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, कुछ गलती नजर आ रही है? मुझे तो करेक्ट लग रहा है। हाँ एक गलती हो सकती है, मैंने क्या कहा था आपको याद रखना, जब भी इस तरीके से लिखा हो सम ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद ऑफ के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। आई वुड रिपीट माय वर्ड, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वर्ब की एरर मिलेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लीड में क्या लगा दिया? लीड में लगा दिया एस। सही है, आपको यहाँ पर भी फोकस करना है कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ देम। तो इसके बाद में ऑफ के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना, गलती आपको यहाँ पर भी मिल सकती है, क्योंकि ईदर के बाद में, ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, तभी तो बता पाऊंगा। उनमें से एक, उनमें से 10, उनमें से 11 है, तो वो उनमें ज्यादा रहेंगे तभी तो उनमें से मैं निकाल पाऊंगा मेरा भाई। इसलिए प्लूरल नाउन आता है ऑफ के बाद। आई होप ये चीजें समझ में आ गई। तो गलती कौन से पार्ट में थी दोस्तों? ए वाले पार्ट में थी, कि हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ माय एस्पिरेशन, क्या लिखा है दोस्तों? वन ऑफ माय एस्पिरेशन इज टू, क्या लिखा है? वन ऑफ माय एस्पिरेशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। मेरी जो एक एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन क्या होती है? आकांक्षा होती है। ठीक है ना, तो एस्पिरेशन आपका नाउन होता है, याद रखना। हाँ, एस्पिरेशन आपका नाउन होता है। तो वन ऑफ, जो मेरी एक आकांक्षा है वो क्या है? क्या बनने की है? इज टू बिकम अ डॉक्टर। मेरी डॉक्टर बनने की क्या है? इच्छा है। तो वन ऑफ माय एस्पिरेशन, तो याद रखना एक काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल भी बन जाता है। तो वही गलती ऊपर जो थी, ये प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल होगा तभी तो उनमें से एक बोल पाओगे आप, अगर वो सिंगुलर होगा तो भैया आप कैसे बोल पाओगे? तो आपको लिखना पड़ेगा वन ऑफ माय एस्पिरेशंस। इन एस्पिरेशन में से उसकी एक आकांक्षा क्या है? इज टू बिकम अ डॉक्टर। समझ गए? चलिए, बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। सेंटेंस को ध्यान से समझना है, देन एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू, राइट? चलिए
इसको समझने की कोशिश करो, इसमें गलती का है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, जो फ्लैट्स का क्या है, ब्लॉक बोल सकते हो घरों का एक प्रकार से। अगर एक शब्द हम बोले ना कि मछलियों को ग्रुप को क्या बोला जाता है, फिश के ग्रुप को बोला जाता है स्कूल, तो वैसे फ्लैट के ग्रुप को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ब्लॉक। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट का जो ब्लॉक है इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो द ब्लॉक ऑफ फ्लैट, पूरा फ्लैट का ब्लॉक और 2-3 शॉप उस आग में क्या हुआ दोस्तों, पूरी तरीके से नष्ट होगी। आपको क्या लग रहा है इस सेंटेंस में गलती क्या है? चलो ये मान लिया ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द होल ब्लॉक की बात हो रही, पूरा ब्लॉक, तो वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर नाउन हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लेगा। या आप यूँ बोल दो ब्लॉक ऑफ फ्लैट से भी क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ब्लॉक आपका सब्जेक्ट है, ब्लॉक एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आने वाली वर्ब भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंगुलर, तो वर्ब नहीं लिखा जाएगा, वॉज लिखा जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लिया हम लोग। फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, द सम एंड द सब्सटेंस। भैया एक नाउन सम लिखा है, दूसरा नाउन एंड के बाद में सब्सटेंस लिखा है, ठीक है ना। जब दो नाउन द से जुड़ा रहे, जब दो नाउन अलग अलग एंड से, जब दो नाउन एंड से जुड़े रहे, द से नहीं जुड़ा रहे, सॉरी फॉर दैट, जब दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े रहे और दोनों नाउन से पहले अगर आर्टिकल द लगा है, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो ये प्लूरल होगी, तो वर्ब हमारी प्लूरल लगी हुई है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। द सम एंड द सब्सटेंस of his poem are as follows, तो इस सेंटेंस में मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही है। चलिए आप बताएं, चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, क्या गलती होगी इसमें, बताओ दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, जो हम लोग इसका हिंदी निकाले वैसा नहीं है। जब आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, ये कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना। मैं ऊपर की दो तीन सेंटेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। चलिए सबसे नीचे वाला सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ पर लिखा है इफ इट वॉज पॉसिबल। याद रखना हमेशा इफ के बाद सब्जेक्ट लगा है, इफ आई, इफ वी, इफ यू, इसके बाद में हमेशा वर्ब लिखा जाता है दोस्तों। ये क्या है, ये आपका है कंडीशनल सेंटेंस। क्या है दोस्तों, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस जब भी आपके एग्जाम में अगर किसी एरर में आते हैं या किसी सेंटेंस में आते हैं, तो हमेशा वो इफ से शुरू होंगे। कहाँ से शुरू होंगे, इफ से शुरू होंगे। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इफ से शुरू होते हैं। अब उसके बाद में वर्ब क्यों आएगा, इस बात की पुष्टि करने के लिए आपको आगे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। इफ के बाद वर्ब आता है तो उसकी जोड़ी वुड से जमती है। किससे जमती है सेकंड सेंटेंस में, वुड से। ये पास्ट है तो उधर भी क्या जाएगा, पास्ट। कैसे, जैसे मैं बोला इफ आई वर अ डॉक्टर, आई वुड ट्रीट पेशेंट। इसका अर्थ हुआ अगर मैं डॉक्टर होता, तो यहाँ पर इफ इट वाज पॉसिबल, अगर ये संभव होता, टू गेट नियर व्हेन, जब वैल्कोनिक इरप्शन होता है तो उस समय अगर ये संभव होता है कि उसके पास हम लोग खड़े रहे, तो हमको एक बहुत ही खूबसूरत साइड देखने को मिलती। तो यहाँ पर देखो इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता तो आई वुड ट्रीट अ पेशेंट, मैं लोगों का इलाज करता। तो यहाँ पर सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ, अभी डॉक्टर है नहीं। अगर मैं वहां होता तो मैं ये करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो लोगों की मदद करता। है तो नहीं ना, वो कल्पना कर रहा है दोस्तों। तो जब भी इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो याद रखना वो आपका कंडीशनल सेंटेंस है और आने वाली अनरियल कंडीशन है। रियल कंडीशन नहीं, अनरियल कंडीशन है, जो कंडीशन सत्य नहीं हो। तो याद रखना यहाँ पर अगर वर है तो सेकंड सेंटेंस में वुड आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, इफ इट वाज पॉसिबल, तो वाज लिखना गलत है, यहाँ पर करेक्शन क्या जाएगा दोस्तों, वर। इज दैट क्लियर? याद रखना एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए, एक्चुअली आपके लिए नया है, लेकिन बहुत ही एक्चुअली ये बोल सकते हो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, जो मैं मेंशन नहीं करा दो वीडियो में, लेकिन मैंने बोला एक्सरसाइज के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप कि इसमें जो गलती थी आपको समझ आ गई। इफ इट वर पॉसिबल लिखा जाएगा, वाज पॉसिबल नहीं।
ठीक है। चलिए आगे कुछ और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मान लो आपको इस तरीके से सेंटेंसेस आ जाते हैं, ये थोड़ा विस्तृत तौर पे ध्यान रखना। इस तरीके से सेंटेंस आ जाते हैं, नीदर ऑफ द six boys, neither of the six boys were present there, ठीक है ना। उन 6 लड़कों में से कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था। ये आपको ये बता रहा हूँ जनरल तौर पे, इस तरीके से भी आपको उलझा सकते हो। नीदर ऑफ द 6 बॉयज, आपको ये सिखाया, सर ने बोला कि प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन का बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वॉज वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, नीदर, सिंगुलर है तो वर्ब में हम लोगों ने सिंगुलर लगा दी, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ये भी ध्यान देना है कि नीदर हम लोग कितने लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, 0 आउट ऑफ या 2 आउट ऑफ 0, 2 में से 0 बताना हो तो नीदर, और 2 में से 1 बताना हो तो हमको बताना, हम क्या लगाते हैं दोस्तों, इधर। जब 2 में से 1 बताना हो तो इधर, और 2 में से 0 बताना है तो नीदर। लेकिन यहाँ तो 6 लड़कों की बात हुई तो यहाँ पर नीदर लिखना ही गलत है। पहले चीजें आपको यह देखना है, और पहली चीज इस सेंटेंस में गलती है कि यहाँ पर नीदर लिखना ही गलत है। चलो एक काम करते हैं, अगर नीदर में गलती हुई, अगर मान लो यहाँ पर 6 बॉयज में गलती है तो फिर वर्ब नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। एक यहाँ भी मिस्टेक हो जाएगी, फिर यहाँ भी मिस्टेक हो जाएगी। फिर से समझा देता हूँ, नीदर ऑफ द 6 बॉयज, अगर यहाँ पर 6 बॉयज गलत है तो हम यहाँ पे 2 बॉयज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 बॉयज कर देते हैं। नीदर ऑफ द 2 बॉयज, यानी नीदर ऑफ द 2 ना लिख के सिर्फ बॉयज ही कर दोगे तो चलेगा। बस वहां पर कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मत लिखो, कोई कॉर्डियल ऑर्डियल नंबर मत लिखो वहां पर, ठीक है। सिर्फ बॉयज लिखा तो हमको समझ में आ रहा है उन दोनों लड़कों में से। यहाँ पर यहाँ पर नीदर ऑफ द बॉयज अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर 2 ही लड़के हैं, लेकिन यहाँ पर 6 लगा है, ठीक है। फिर यहाँ पर वर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी गलती, यहाँ पर भी गलती, संभव नहीं है 2 जगह एक चीज से रिलेटेड गलती हो सकती। तो गलती कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर, इसको लिखना गलत है। यहाँ पर आपको नन का प्रयोग करना पड़ेगा, जो 0 दिखाता है 100 में से 0 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ज्यादा मतलब 100 में से 0 को दिखाता है, तो यहाँ पर 6 में से 0 को दिखा रहा है। नीदर ऑफ द 6 बॉयज वर प्रेजेंट देयर। अभी आपका करेक्शन बिल्कुल सही, समझ गए। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकते हैं। हाँ जी, एक चीज और ये देख लीजिए आप थोड़ा, अगर ऐसा हो 10,000 रुपीज इज आएगा या आर आएगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। 10 जब 1000 के साथ मिलता है तो एक सम अमाउंट बना देता है, एक ही अमाउंट बनाता है, और आने वाली वो हमेशा सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। या रुपीस को देख के मत लगा देना, 10,000 रुपीज आर बोलना गलत है, 10,000 रुपीज इज, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा जाता है 10,000 रुपीज नोट, 10,000 रुपीज नोट। अब यहाँ पर देखो 10,000 पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव हो जाएगा। नोट आपका नाउन है, इसको भी क्या बनना पड़ेगा, इसमें पूरे हिस्सों को एडजेक्टिव का काम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर याद रखना, नाउन के प्लूरल होते हैं, एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते। रुपी लिखना पड़ेगा, 10,000 रुपी नोट। अब नोट्स में आपको अगर एस लगाना लगा सकते हो, 10,000 रुपी नोट्स बोल सकते हो आप। लेकिन जैसे ही रुपीज हटा, ये क्या नाउन था, अब इसको क्या बनना पड़ेगा, नाउन बनना पड़ेगा। और नाउन के सिंगुलर से प्लूरल किए जा सकते हैं, एडजेक्टिव के नहीं होते हैं सिंगुलर से प्लूरल। समझ गए दोस्तों? अरे बात समझ में आई है नहीं? चलिए कुछ और चीज बता देता हूँ आपको। जैसे आपने ये लिखा होगा, अगर मैं लिखता हूँ दी इंडियन पीपल, मैंने क्या लिखा दोस्तों, दी इंडियन पीपल। पीपल क्या है, नाउन, और नाउन से पहले आने वाली चीज क्या होती है, एडजेक्टिव। ये समझ में आ गया। तो दी इंडियन पीपल, तो पीपल नाउन है, उससे आने वाला ये क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव। अगर मैं पीपल को हटा दूं तो अब इंडियन को क्या बनना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। तब आप इसमें एस लगा दो, अब ये बन गया दोस्तों आपका नाउन। क्या बन गया, नाउन। और ये आर्टिकल क्या है आपका, एडजेक्टिव। ऐसे नॉलेज के तौर पर बताओ, दी इंडियंस बोलना सही है। इंडियंस बोलना मतलब कि जितने भारत में रहने वाले तमाम प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट करता है दी इंडियंस। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, लेकिन दी इंडियंस मतलब जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के, सबको रिप्रेजेंट करता है दी इंडियंस। रिजल्ट क्लियर? चलिए, तो आई होप ओके गाइस, तो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में चलिए कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं, और इन एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से एग्जाम में
आपकी एरर आ सकती है। जरूरी नहीं है कि जितने आपको कीवर्ड्स बताए सिर्फ उन्हीं में आपको एरर आएगी, कुछ नाउन से भी आपको उलझाया जा सकता है, राइट। तो मैंने उन्हीं नाउन को कवर करने की कोशिश की। जो बच्चा नया है, जो बच्चा शुरू से नहीं जुड़ा हुआ है इस चैनल पे, तो पर्टिकुलर उस बच्चे के लिए मैंने ये चीज़ें एक्स्ट्रा मार्क करने की कोशिश की। और जो बच्चा शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ है नाउन से, उसको पता है कि नाउन कितने होते हैं, कितने प्रकार से आ सकते हैं, कुछ पेयर में आते हैं, कुछ काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो नाउन के अकॉर्डिंग वो सही वर्ब का चयन कर लेंगे। लेकिन जो बच्चा एकदम नया है, फ्रेश है, जिसने नाउन नहीं पढ़े हैं, उन बच्चों के लिए मैंने एक्सरसाइज को मार्क करने की कोशिश की है, राइट। तो चलिए देखते हैं इन एक्सरसाइज में हमको कौन कौन से नए नए वेरिएशन मिलते हैं और वर्ब किस तरीके से हमें चूज करना है। तो लेट्स हैव अ ग्लांस। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, मैं ज्यादा सेंटेंसेस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको वो चीजें समझ आ जाए, आपको तरीका समझ में आए, उसके बाद में आपने वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कचौड़ी समोसा बांध के देने का काम है दोस्तों, मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और इस एक्सरसाइज के बाद में आपको अलग अलग हर एक सेपरेटली कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि उस कॉन्सेप्ट में कितनी तरीके से एग्जाम में एरर आ सकती है, राइट। फिलहाल इनको देख लेते हैं हम लोग, लेट्स हैव अ ग्लांस। चलिए पहला सेंटेंस आप स्टेज बोर्ड पर देख रहे हो, 10,000 रुपीज वॉज वर गिवन टू हिम। हमें चूज करना है वॉज वर से। मैंने यहाँ पर ABC इस तरीके से डाला, आप समझ सकते हो, क्योंकि अब मैं चाहूँ तो इसको ABC दे सकता हूँ, लेकिन मेन हमारा पर्पस है वर्ब को चूज करना, राइट। तो एक तरीका देख लीजिए आप, 10,000 रुपीज वॉज वर गिवन टू हिम। जो बच्चे जुड़े हैं वो बच्चे हैं तो वॉज के साथ चले जाएंगे, जो बच्चे अगर नहीं जुड़े, जिनको नहीं पता उनको समझाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, वर्ब कौन सी आएगी, वॉज आएगी। क्यों आएगी, 10,000 रुपीज लिखा है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रुपीज को देख के वो वर्ब लगा लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है। देखिए दोस्तों, जब किसी अमाउंट के सामने, जो अमाउंट आपका 5,000, 10,000, 10 लाख, 5 लाख, कोई भी अमाउंट है, उसके सामने अगर आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाए या कोई भी एडजेक्टिव हो जाए जो उसको क्या करें, जैसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाए 10, 5, 6, तो ये क्या करता है, इस अमाउंट को सम बना देता है। क्या बना देता है, सम बना देता है, इस अमाउंट को सम बना देता है, राइट। तो 10,000 मतलब 10,000 का क्या होगा, एक प्रकार से ये मान लो बॉक्स बन गया, ठीक है ना। 10,000 क्या हो गया, एक फिक्स अमाउंट बन गया। क्या बन गया, एक फिक्स अमाउंट बन गया। वो फिक्स क्यों बना, वो 10 के कारण फिक्स बन गया। जब कोई चीज एक बन जाती है, फिक्स हो जाती है, तो हमेशा सिंगुलर होती है। समझ में आ रहा है। तो 10,000 रुपीज वॉज गिवन टू हिम, 10,000 रुपए उसे दिए गए, राइट। लेकिन इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये तो आपको समझ में आएगा भैया, जब भी 10 कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव सामने रहे तो जो आने वाला अमाउंट होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये बातें समझ में आई है नहीं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा स्पेस करूँ, उसके बाद में एक इनको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझाना चाहूंगा दोस्तों कि किस तरीके में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, जब इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से समझ लेना, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। अब आपके पास ऑप्शन में है वॉज एंड वर। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में 10 आने के कारण ये अमाउंट फिक्स हो गया। फिक्स हो गया मतलब फिक्स हो गया कि यूनिट में बन गया। अब वो यूनिट क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने वर्ब भी क्या लगा दी, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर देखो मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, 1000, ये प्लूरल में लिखा है। किसमें लिखा है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट में लिखा है। तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। अब आप जाओगे वर्ब गिवन टू हिम, हजारों रुपए उसको दिए गए, हजारों रुपए उसको दिए गए, नहीं हजारों रुपए इसको दिए गए। ये बोलचाल की भाषा में हम लोग ये सेंटेंस सुनते हैं, हजारों लोग बेघर हो गए, ठीक है ना, हजारों लोग बाढ़ में मर गए, हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो हजारों मतलब प्लूरल सेंस में जाता है, और आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। और मिलियंस ऑफ रुपीज वर, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पीपल के सेंस में तो वर ही आएगा। लेकिन याद रखना इस तरीके से जब लिखा जाए तो वर्ब आपको हमेशा प्लूरल लगाना है। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर बट 10,000 रुपीज वॉज। समझ आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए दूसरा सेंटेंस को हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे मैंने नाउन उठाए हैं जो फिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, यूनिट बना देते हैं। जैसे ऊपर हुआ तो वर्ब आगे हमारी वॉज। सेकंड सेंटेंस देखो, 5 years इज आर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। 5 साल का जो वक्त है काफी अच्छा रहा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ईयर्स लगा तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि भैया प्लूरल है तो आर लगा दो, 5 साल 5 होते हैं। लेकिन बेटा वो 5 लगने के कारण होगा क्या है, 5 साल क्या होगा, यूनिट बन गया। मतलब एक फिक्स क्या होगा, टाइम हो गया। एक फिक्स टाइम हो गया, 5 साल जो 5 है ना उसको एक फिक्स टाइम बना दिया गया। वो फिक्स हो गया तो क्या हो गया, सिंगुलर। तो 5 लगने के कारण अब यहाँ पर वर्ब कौन से आएगी, ईयर। ये थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना। 5 years इज अ प्रीटी लॉन्ग टाइम।
वो इधर देखो आर्टिकल ए लगा है, ठीक है ना। अगला सेंटेंस और देख लेते हैं बेहतर तरीके से। 10 किलोज, जब या यूं कहें, कहीं किताबों में नियम ऐसा लिखा है, जब यूनिटी की बात हो, मतलब यूनिट की बात हो, नॉट यूनिटी, यूनिट की बात हो, टाइम की बात हो, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, अमाउंट की बात हो, तो बात हमेशा बहुत सिंगुलर आती है। लेकिन इनमें भी वो नए नए वेरिएशन निकाल देते हैं, जैसे मैंने नीचे आपको बताने की कोशिश की। 10,000 रुपीज वॉज बट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर। समझ आएगा, इस तरीके से समझना। इस सेंटेंस में देखो 10 किलोज ऑफ मिल्क वॉज वर कंज्यूम्ड बाय द प्लेयर्स। अब वो बात ये हो रही है कि 10 किलो जो दूध है वो कंज्यूम कर लिया गया है प्लेयर्स के द्वारा। तो भैया 10 लगने के कारण ये जो मिल्क है ये क्या बन गया, यूनिट बन गया। तो हमेशा यूनिट क्या होता है, सिंगुलर होता है। आने वाले वर्ब भी क्या होंगे इसके साथ, सिंगुलर। अगर 10 को हटा लूं तो पिक्चर कुछ और रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। 10 के कारण वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, राइट। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। इनसे ही आपको 3 एग्जांपल से अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आए तो मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वहां पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा है तो हमेशा जो आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। मतलब आने वाली जो वर्ब रहेगी सिंगुलर रहेगी ऐसे केसेस में, राइट। मैंने लिखा 10 किलोज ऑफ मिल्क, 10 की सॉरी ये हो गया हमारा, नहीं देखो, द अरेबियन नाइट्स इज आर अ फेमस बुक। देखिए कुछ किताबों के नाम ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमें ऐसा लगता है कि प्लूरल होते हैं। कुछ किताबों के नाम ऐसे होते हैं कि हमें लगता है वो प्लूरल होते हैं और आने वाली वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल। ये पूरा एक किताब का नाम है, अरेबियन नाइट्स, गलिवर ट्रेवल्स, 2 किताबें यहाँ पर, ये भी लिख लो, गलिवर ट्रेवल्स। इस तरीके से लिखा जाए तो उसमें एस लगा होता है, गलिवर ट्रेवल्स। ये 2 ही किताबें हैं, जनरली कहीं कहीं आ जाती है, कई बार आती है एग्जाम में। तो याद रखना इनके साथ आने वाली वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। गलिवर ट्रेवल्स या अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक। इज इट क्लियर? चलिए लास्ट वाला सेंटेंस देख लो हम। दिस पेयर ऑफ सीजर्स, ऐसा भी आ सकता है अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। लिखा क्या है, दिस पेयर ऑफ सीजर इज आर वेरी शार्प। भैया जब पेयर की बात की जाएगी ना तो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। पेयर मतलब केजी का एक जोड़ा, एक जोड़ा सिंगुलर। लेकिन अगर मैं पेयर को हटा दूं, सिर्फ लिख दूं ऐसा, अब बताओ क्या है, अब आगे प्लूरल वर्ब, क्योंकि सीजर आपका प्लूरल होता है। जो चीज जोड़े में होती है जनरली वो प्लूरल होती है। अब जोड़े में कौन कौन से नाउन आते हैं, जैसे आपके अगर सीजर्स होगा, बिनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स नहीं, बिनोकुलर्स, उसके बाद में क्लिपर्स, डिवाइडर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन होते हैं और आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन इनसे पहले अगर सब दिस पेयर, अ पेयर, ऐसा अगर शब्द आपको नजर आए या उसको एक जोड़े की बात की जाए तो वह आएगी हमेशा सिंगुलर। ये देखो एग्जांपल लिखा, अ पेयर ऑफ शूज, यहाँ पर ऑप्शन अगेन आपके पास है वॉज वर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी दोस्त किसके साथ जाओगे, वॉज के साथ जाओगे, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ शूज वॉज गिवन टू हिम, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मुझे लगता है आई होप कि आपको ये नया तरीका, ये नए नए सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। ये तमाम प्रकार की एक्सरसाइज उन एक्सरसाइज से अलग है दोस्तों। ये सिर्फ एक्सरसाइज इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर नाउन अलग है, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए कुछ और देखते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। और इन एक्सरसाइज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं किन किन वेरिएशन में और पेपर सेटर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उलझा सकता है। तो इतने एक्सरसाइज के बाद में मैं आपको कुछ अलग चीजें और बताऊंगा, तो वो चीज विशेष तौर पे ध्यान देना दोस्तों। चलिए पहले इन एक्सरसाइज से समझ लेते हैं इनमें क्या गलती क्या है और इसमें किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला सेंटेंस लिखा है दोस्तों, यू कैन जस्ट लुक एट द बोर्ड। none of the work were complete। उनमें से कोई भी काम कंप्लीट नहीं था। चलो हम जानते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि प्रेपोजिशन ये है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कभी वर्ब नहीं लेता। अब बनेगा कौन सब्जेक्ट, नन बनेगा। नन क्या करता है, 100 में से किसको दिखाता है दोस्तों, 0 को दिखाता है। तो 0 है तो क्या है, सिंगुलर है। नन ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड, तो वर्ब किस क्या जाएगा दोस्तों, आपका वॉज। नन एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। ज्यादातर नहीं आता एग्जाम में, लेकिन कहीं कहीं पूछा जा सकता है।
नन, आई वुड रिपीट, नन एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ में प्लूरल वर्ब भी ले लेता है। डिपेंड करता है, यहाँ पर वर्क आया, अनकाउंटेबल नाउन आया, न्यूज आ गया फॉर एग्जांपल, वाटर आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया, मिल्क आ गया, शुगर आ गया। अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा तो आप हमेशा वॉज के साथ जाओ। लेकिन कुछ काउंटेबल नाउन आता है, न्यूमेरिकल, नंबर दिखाता है, ऐसा नाउन जो नंबर दिखाता है, ऐसा अगर नाउन अगर वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाए तो हमेशा आने वाली वर्ब क्या होगी दोस्तों, प्लूरल होगी। उसी से समझने के लिए नीचे सेंटेंस लिखा, समझने की कोशिश करो। नन ऑफ द स्ट्रेटजीज, नन ऑफ द स्ट्रेटजीज, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही, नंबर, किसकी बात हो रही दोस्तों, नंबर की बात हो रही। स्ट्रेटजी क्या है, एक स्ट्रेटजी, दो स्ट्रेटजी। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आने वाली वर्ब जो होगी हमेशा कौन सी होगी दोस्तों, हैव। नन ऑफ द स्ट्रेटजीज हैव वर्कड, कोई भी स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया गया है। याद रखना, नन के बाद में अगर ऑफ के अंदर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वाज के साथ चले जाओ। अगर ऐसा नाउन आ रहा है जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नंबर को दिखा रहा है, तो ऐसी कंडीशन आप हमेशा किसके साथ जाओगे, प्लूरल वर्ब के साथ जाओगे। जैसे मैंने कहा कि ये नन ऐसा शब्द है जो दोनों वर्ब ले लेता है। डिपेंड करता है सेंटेंस उसको इस्तेमाल कैसे किया, नाउन कौन सा है। ऐसे बोलो नन ऑफ द पीपल वर्क, पीपल आया तो मैं वर्क के साथ जा सकता हूँ, वाज हैव के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि इनके वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो याद रखना नन एक ऐसा शब्द है जो दोनों वर्ब ले सकता है। डिपेंड करता है सेंटेंस में उसको इस्तेमाल कैसे किया। अगला सेंटेंस देखो, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड। अभी तक हम लोगों ने एवरी और ईच को कैसा पढ़ा था, इनके बाद में ऑफ लगा के प्लूरल नाउन लिखा जाता है, लेकिन इस तरीके से भी आ जाता है। आपने ऐसा सेंटेंस भी लिखा हो दोस्तों, एवरी मैन, बस हम लोगों ने लगा दिया वॉज, हमारी कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पर आप देखो दोस्तों, एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं भाई साहब, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड। चाहे 10 सब्जेक्ट हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी और ईच हमेशा एक चीज को बताएगा, एक एक करके उनमें से एक ही चीज को बताएगा, और हर एक चीज को सेपरेटली जब वो अलग अलग बता रहा है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वुमन लिखा है चाइल्ड लिखा है, आने वाली वर्ब हमेशा क्या होगी दोस्तों, सिंगुलर होगी। राइट, तो ऐसा आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट को ऐड किया। अभी तक मैंने सिर्फ आपको 2 ही सब्जेक्ट बताया, एवरी मैन वॉज हैप्पी। यहाँ पर 2, 3 कितने भी सब्जेक्ट दिए, क्योंकि एवरी अभी भी क्या कर रहा है, इसमें से एक हर एक को सेपरेटली क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, एक एक करके बता रहा है, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। विशेष तौर पे ध्यान रखिए। चलिए इस सेंटेंस को जरा ध्यान दे जरा, नीदर ऑफ माय फ्रेंड और आई एम इज गोइंग टू बाय दिस। मैंने आपको क्या कहा था कि नीदर और नीदर, यहां पर लिख दो नोर, नीदर नोर और ईदर और। हाँ जी, नीदर नोर, जब नीदर नोर या ईदर और से ये दो, जब ये कंजंक्शन की तरह जब ये जोड़े में आए, नीदर नोर जोड़े में आए, तो आने वाली जो वर्ब होगी नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या की जाएगी दोस्तों, लगाई जाएगी। तो आने वाला नोर के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, आई। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ चले जाते हैं। आपको इसके साथ नहीं जाना है, एम के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो हमारी बात हो चुकी है, डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक सेंटेंस उसको लिख दिया। राइट, ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं आप। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ऊपर वाले हो गए 4 सेंटेंस, आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो लिख लो दोस्तों। मैं नीचे वाला लास्ट सेंटेंस को थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। चलिए इस सेंटेंस को जरा ध्यान दें दोस्तों, इसमें गलती क्या है। ही इज वन ऑफ दोज राइटर, वह उन राइटरों में से एक है, हु वॉज बोर्न एक्लेम द वर्ल्ड ओवर, जिसकी पूरी दुनिया में क्या की गई है, प्रशंसा की गई है, या पूरी दुनिया में वो क्या हो गया, प्रख्यात हो गया, फेमस हो गया। ठीक है ना, या जय जयकार हो गई उसकी पूरी दुनिया में। राइट, वह उन राइटरों में से एक है जिसकी पूरी दुनिया में क्या होती है, जय जयकार होती है, या उसने जय जय का जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया। ये कैसा लाइक। अब आप बताओ इस सेंटेंस में आपको गलती कहाँ नजर आ रही है। ठीक है, ही इज वन ऑफ, ये आपका सब्जेक्ट है, ऑफ आपकी प्रेपोजिशन है, आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल
प्लूरल होता है? जी हाँ बिल्कुल, राइटर्स आपको प्लूरल दिया है, कोई दिक्कत नहीं आता है, यहाँ तक तो मुझे कोई समस्या नहीं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर एक शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपने मेरे रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियो देखे तो ये चीजें आपको अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो ही इज वन आपका सब्जेक्ट, उस हिसाब से वॉज बिल्कुल सही है। वॉन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर, फिर इसमें गलती कहाँ है? कुछ गलती नजर आ रही है क्या दोस्तों? कुछ नहीं, एकदम सही तो लग रहा, सेंटेंस गलती तो कुछ नजर नहीं आ रही। आपको ऐसे उलझा सकता है दोस्तों। अभी तक मैंने ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बताया जहां पर मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु को इंट्रोड्यूस किया है अभी तक, लेकिन इस सेंटेंस में हु आपका क्या है? इंट्रोड्यूस है। मान लो आपको ऐसा कोई सेंटेंस आता है जहां पर ये शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, हु, व्हिच, दैट, ठीक है। ज्यादातर तो ये दो शब्दों को याद रखो, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में इन्हीं को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हु और व्हिच को। हु लिविंग के लिए लगाते हैं और व्हिच होता है नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं, राइट। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो अपने आने वाला पहले अपना पिछले शब्द को क्या करता है? रिलेट करता है। अब हु का पिछला शब्द क्या है दोस्तों? राइटर्स। ये जो हु लगा है वो वन के लिए नहीं लगा है, यहाँ पर जो हु लगा है वो राइटर्स के लिए लगा है, ठीक है ना। और आगे जो भी सेंटेंस दिया गया है इस हु के अकॉर्डिंग दिया गया है। ये जो हु है इन राइटरों के बारे में क्या दे रहा है दोस्तों? अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। वन के बारे में नहीं दे रहा है, राइटरों के बारे में आगे की जानकारी दे रहा है, तभी तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन वह शब्द होता है जो अपने पिछला शब्द के बारे में अतिरिक्त जानकारी आगे सेंटेंस में देता है, उसको रिलेट करता है, ठीक है ना। अब आने वाली वर्ब इन राइटरों के अकॉर्डिंग लगेगी। हु दिख तो सिंगुलर रहा है, हु इज ही, अब आप ऐसा भी बनाते हो, हु इज ही, सब ये तो सिंगुलर है, तो भैया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जब इससे दो सेंटेंस के बीच में किसी नाउन को रिलेट किया जाएगा ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। अब भैया हु किसके लिए काम कर रहा है? अपने एंटीसीडेंट के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट समझ में आता है? वह पिछला शब्द जिसके लिए हु, हुम, व्हिच इस्तेमाल किए गए हैं। तो आने वाली वर्ब ऐसा क्या हो जाएगी आपकी? वर। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बस ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, करेक्शन नहीं होगा। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु वर बोर्न अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। वह उन राइटरों में से जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या किया है? एक प्रकार से अपनी वाहवाह की है, पूरी दुनिया में वो फेमस हो गए, ठीक है ना। उन राइटरों में से वह एक है। बात समझ में आई? चलिए, इस सेंटेंस को वो कैसे उलझा के दे सकता है? देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आएगी, नई चीज इंट्रोड्यूस की गई वहां पर, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको समझ लो, इसको थोड़ा और मैं फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन कराना चाहूंगा दोस्तों। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ही इज वन ऑफ दोज, ही इज वन ऑफ दोज राइटर। ये होगा ए पार्ट, फिर दे दिया हु, won, acclaim, ये होगा बी पार्ट, और द वर्ल्ड ओवर ये होगा सी पार्ट, ठीक है। मोटे मोटे तौर में लिख दिया। देखिए, आपको कई बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। मान लो यहाँ पर हु नहीं आता तो बहुत सही था दोस्तों, ये हु के आने के कारण पूरी पिक्चर उलझी। इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को ऐसा भी दे सकता है, यहाँ से राइटर में से क्या कर देगा? एस को हटा देगा और आपको लगेगा भैया सेंटेंस सही है। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है दोस्तों? प्लूरल होता है। ये बात गार्ड मान ले, क्योंकि प्रेपोजिशन वाले सेंटेंसेस बहुत आपको आएंगे, सम ऑफ, मेनी ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, मच ऑफ, नंबर ऑफ, ठीक है ना। उसके बाद में अ गुड ऑफ, अ मेनी ऑफ, ऐसे तमाम प्रकार के आएंगे आपको सेंटेंसेस जो ऑफ से कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। तो ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल होता है, बात ध्यान रखना। कहीं वो प्लूरल नाउन को हटा देंगे तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अब गलती किस पार्ट में हो जाएगी? आपके ए वाले पार्ट में यहाँ पर गलती हो जाएगी। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मार्क करने की कोशिश किए उन एक्सरसाइज से थोड़ा सा अलग। एक सेंटेंस में कई तरीके से भी गलतियां आ सकती है आपको, राइट। जैसे कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूंगा, ठीक है।
इस तरीके से देखो, ईच ऑफ द बॉयज, ये होगा ए, was present B in the class C, और ये होगा आपका नो एरर, एडी होगा। ठीक है, इस सेंटेंस में इस तरीके से दे दिया जाएगा। याद रखना ईच ऑफ के बाद ये प्रेपोजिशन है भैया, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है लगा है, वॉज लगा, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, वो सेंटेंस एकदम करेक्ट है। लेकिन कभी बार क्या करते हैं, वो एस को हटा भी देते हैं, ईच ऑफ द बॉय, और यहाँ पर वॉज लगा रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, वॉज लगा रहेगा। आपको वो सेंटेंस में कोई तो गलती है ही नहीं भाई साहब, यहाँ पर नाउन को भी देख लेना, तो जो गलती रहेगी वो पहले वाले पार्ट में रहेगी, यहाँ पर एस लगाना जरूरी है। इस तरीके से भी आपको उलझाया जा सकता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये तमाम प्रकार के हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने की, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मार्क करने की मैंने 2 वीडियो मैंने अलग अलग दोस्तों अब शूट करने की कोशिश की। इससे पहले जो भी आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, उसी में मैंने इस वीडियो को ऐड कर दिया, राइट। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप तक एक्सरसाइज पहुंच पाए और आप उनको सोल्व कर पाओ, उनसे रिलेटेड और भी एक्सरसाइज को आप सोल्व कर पाओ और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और एग्जाम में आपको परेशानी ना झेलना पड़े और आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। अगर आपने तीनों वीडियो अच्छे से देखे दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, सो दिस वॉज एक्चुअली द एंड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आपको इन तीन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर इनमें किसी भी वीडियो में आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, कोशिश करूंगा मैं आपकी जो भी क्यूरीज होगी उसको सॉल्व करने की। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।